पाठ में आगे समझते हैं कि यदि बेराट में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के स्तर पाए गए तो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों के कौन से उपकरण पाए गए। सबसे पहली बात यह है कि ताम्रपाषाण की सर्वप्रथम जानकारी यहाँ पर R C अग्रवाल साहब ने दी थी। R C अग्रवाल साहब मैंने आपको पहले ही बताया है, राजस्थान से जुड़े हुए ऐसे व्यक्ति जिनको ताम्रपाषाण से संबंधित स्पेशलाइजेशन थी। तो जहाँ जहाँ भी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति पाई गई थी वहाँ अधिकांश उत्खननों में R C अग्रवाल साहब का नाम था। 1972-73 के आसपास ही उन्होंने उत्खनन यहाँ क्यों किया गया, उनको एक लंबा एक्सपीरियंस था। जालोर के भीनमाल में 1953-54 में मैं अपने शुरुआती दौर में वहाँ रोमन व्यापार के साक्ष्य प्रमाणित कर चुके थे वो। उसके बाद उसी से जुड़े हुए जालोर के आसपास उदयपुर में आहड़ में 1954 में वहाँ भी ताम्रपाषाणकालीन उत्खनन में शामिल थे वो। उसके बाद दक्षिणी राजस्थान में उत्खनन करने के बाद वो उत्तर और उत्तर पूर्व की साइड पर जो ताम्रपाषाणकालीन साइट्स थी उनका उत्खनन करने में आ गए। एक और ताम्रपाषाण भंडार 1972 गणेश्वरा के उत्खनन में उनकी भूमिका थी। उसी के बिल्कुल पास में ये बेराट के पास में 1972-73 में ये एक संकुल है सीकर जयपुर भरतपुर का, जहाँ अधिकांश संस्कृति ताम्रपाषाणकालीन थी, 9 भरतपुर को छोड़कर। तो इस दौर में ये उत्तर पूर्वी राजस्थान में अधिकांश साइट की जो ताम्रपाषाणकालीन थे उसका उत्खनन कर रहे थे। इसलिए जोधपुर और बेराट दोनों जयपुर में उसका उत्खनन, उसके पास में सीकर का गणेशवरा और भरतपुर की 9 संस्कृति का उत्खनन में इनका योगदान है। और पहले का एक्सपीरियंस दक्षिणी राजस्थान में जालोर का भीनमाल और उदयपुर की आहड़ में उत्खनन ये कर चुके थे। यहाँ पर 58 वस्तुएं मिली जिनकी पुष्टि पर ये साहित्यिक स्रोतों से मिलाने पर पाते हैं कि ये महाभारत कालीन है। फिर जब मिले गए उपकरणों के आधार पर संस्कृतियों का विश्लेषण किया गया तो तांबे के उपकरणों की बनावट और डेवलपमेंट, उपकरणों के सोफिस्टिकेशन के हिसाब से डॉक्टर D.P. अग्रवाल साहब बोलते हैं कि ये उपकरण प्राक हड़प्पा सभ्यता के। आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता में भी जो धातु का केंद्रीय स्थान था वो ताम्र ही था। उसके बाद जब लोहा आया तो एज हड़प्पा से निकलकर वैदिक में चली जाती है। तो प्राक हड़प्पन सभ्यता के तांबे के उपकरण डॉक्टर D.P. अग्रवाल साहब बताते हैं। अब एक बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझते हैं कि जो उपकरण मिले हैं उसका इवोल्यूशन सभ्यता दर सभ्यता किस प्रकार से हुआ है। पहले मैं बता चुका हूँ कि महाभारत काल के जो साहित्यिक उल्लेख है वो पहले मिल चुके हैं कि भाई अज्ञात जो पांडवों का अज्ञात वर्ष मिला था उसमें 1 वर्ष इन्होंने मत्स्य में गुजारा था। फिर पांडवों की जब कौरवों में लड़ाई हुई तो इन्होंने मत्स्य का झंडा लेके पांडवों की तरफ से लड़े थे। उसके बाद जब इस जानकारी को पुष्ट करने के लिए उत्खनन किया गया तो महाभारत कालीन जो साहित्यिक जानकारी थी उससे संबंधित पुरातात्विक अवशेष भी मिले हैं। महाभारत कालीन बावड़ियाँ भी मिली और मर्द भांड और लोहे के जो उपकरण जब इन्होंने मैच कराए तो पाया कि जो उपकरणों की बनावट है, उपकरणों को बहुत ज़्यादा परिष्कृत करने का तरीका है, उसके आधार पर इनको पाया गया कि महाभारत में साहित्य में जिस तरीके के लोहे के उपकरण या मृदभांडों का उल्लेख किया गया है वे उससे मैच करते हैं। अब इस जानकारी के आधार पर एक ये सवाल बनाया था, उसको देखते हैं महाभारत कालीन अवशेष कहाँ मिले हैं। तो इस जानकारी से सीधे सीधा है कि अलवर के निकट बेराट और भरतपुर के निकट नौह में। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा
स्पेशलाइज्ड होते हैं कि मौर्य काल से संबंधित क्या क्या विशिष्ट उपकरण मिले। पहले अपन ने पढ़ा है कि 1837 में कैप्टन बर्ट ने जो बाबरू का शिलालेख की खोज करी थी, वो खोजकर्ता के संदर्भ में पढ़ी थी। यह भी कोलकाता संग्रहालय में संग्रहित है, बाबू शिलालेख। अब ये आरबीएसई में एक अतिरिक्त जानकारी दे रखी है, बाबरू शिलालेख जिसमें अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। एक डिबेट है कि भाई अशोक यदि धम्म चलाया तो धम्म में कहा गया कि सभी धर्म मेरे लिए समान हैं। फिर बौद्ध अनुयायियों ने यह दावा किया कि अशोक चूंकि महान राजा घोषित किया गया इतिहासकारों ने बाद में, तो बौद्ध टेक्स्ट के आधार पर बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने कहा कि अशोक की महानता और धम्म की नीति के लिए बौद्ध धर्म की समानता और सहिष्णुता आधारित नीति जिम्मेदार है। दूसरा ये कि अशोक स्वयं बौद्ध धर्म अनुयायी था, उन पर बौद्ध धर्म के प्रभाव, बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के कारण वो सहिष्णु बना। उन्होंने धर्म की नीति घोषित की, उन्होंने युद्ध छोड़ा और महानता के रास्ते पे चला। यानी कि अशोक की महानता का कारण बौद्ध धर्म का स्वीकार करना है। तो इस डिबेट को पुष्ट करने के लिए हिस्ट्री में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देने वाला कोई भी फैक्ट बहुत ही ज़रूरी हो जाता है इतिहास में। तो ऐसे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी होने के कारण ये यहाँ लिखा है कि बाबरू शिलालेख जो अशोक का यहाँ मिला था कैप्टन बर्ट को, उसमें लिखा हुआ है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। दूसरी जानकारी पहले पढ़ चुके, करलाइकल में भीमसेन की पहाड़ी में दूसरा अभिलेख खोजा था। उसके बाद ये प्रारंभिक जानकारी के बाद जब सवाई राम सिंह जयपुर का नरेश बना था, उन्होंने यहाँ पर और गहराई से उत्खनन कराकर, जैसे पहले मैंने बताया कि मेवाड़ में महाराणा भोपाल सिंह ने वहाँ पर स्थानीय उत्खनन कराकर संस्कृति को जानने का प्रयास किया, उसी प्रकार राजाओं की रुचियाँ रहती थी। तो जयपुर नरेश राजा राम सिंह ने वहाँ पर उत्खनन करवाया तो एक बौद्ध विहार मिला। बौद्धों के दो तरीके के पूजा स्थल या शिक्षा केंद्र हुआ करते थे। एक है चैत्य, एक है विहार। चैत्य एक तरीके का स्कूल टाइप का है, जहाँ पे सभी विद्वान लोग आके चर्चा करते हैं, या फिर बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं, बुद्ध से संबंधित जातक हैं, स्टोरीज है, दर्शन है, लर्निंग्स है। और विहार हॉस्टल टाइप के हैं, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो वहाँ पर विहार टाइप का जहाँ पे रहते हैं, जिसकी आकृति नीचे देखेंगे आप, गोल, ये इस तरीके की गोल टाइप के होने के कारण इसको गोल मंदिर भी बोलते हैं। अब इस मंदिर में ये तो एक मिला है गोल मंदिर, फिर इस गोल मंदिर के साथ जब और चीज़ें अवशेष मिली तो उसमें एक स्वर्ण पेटी मिली है। उस पेटी के अंदर एक मंजूषा मिली है जिसमें बुद्ध की प्रतिमा है, बुद्ध की प्रतिमा पाई गई। ठीक है, अब इस गोल मंदिर से संबंधित और क्या क्या जानकारी मिली उसमें भी कभी कभी डिटेल में चले जाते हैं कि अब यदि आपने ये पिक्चर देख लिया तो स्पष्ट है कि ये जो इतनी फिनिशिंग दी गई है बिल्कुल चौकोर टाइप की, इतनी फिनिशिंग केवल ईंटों से ही संभव है, पत्थर से नहीं। तो ईंट निर्मित है, फर्श भी ईंट निर्मित है। फिर जबकि इसकी खुदाई की गई, लकड़ी का अवशेष मिले, तो इन्होंने कहा कि ये जब पूरा स्ट्रक्चर एकदम ठीक ठाक था, टूटा हुआ नहीं था, तो इसके द्वार शायद काष्ठ निर्मित थे। आपको ये बता दूं कि मौर्य काल में जो भी स्थापत्य बने उसमें अभी तक सिविल इंजीनियर इतनी डेवलप नहीं हुई थी कि पूरा रूप से बहुत ज़्यादा संख्या में या मुख्य रूप से ईंटों का प्रयोग हो। अभी पत्थर का प्रयोग हो रहा था, और भी मुख्य रूप से
अशोक के महल में भी अधिकांश रूप से कास्ट का ही उपयोग हो रहा था, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है। उस समय के कारीगरों के कौशल के हिसाब से आवश्यकता अनुसार लकड़ी को मोल्ड करना आसान हो जाता है। सिविल इंजीनियरिंग और स्थापत्य के मामले में सबसे बड़ी क्रांति उत्तर भारत में आती है। एक मिनट। उत्तर भारत में आती हैं तुर्कों के आने के बाद और मेहराब शैली और ईंटों का प्रयोग, और दक्षिण भारत में पहले से ही चल रही थी, जहाँ पर रीजनल स्टेट ने बहुत बड़े बड़े मंदिर बना रखे थे। तो चूंकि उस काल में अवेलेबल टेक्निक ही वही थी, तो ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है कि कास्ट का ईंट का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि आपको ये अंडरस्टैंडिंग पता है तो दोनों क्लिक कर गए। एक दूसरी चीज़, अब ये मुद्दा है कि इस गोल मंदिर को किसने निर्मित करवाया था। इसके ऊपर अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग मत हैं। अब ये जानकारी यहाँ ऐड करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, ये शर्मा एंड पावा में लिखी है, इसलिए मैंने यहाँ डाला है। गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं अशोक ही था। तो यदि विकल्पों में अन्य का नाम आए तो इसको ध्यान रखना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा कि ये उस समय की उपलब्ध भारतीय वास्तुकला का रिप्रेजेंटेटिव कला है, उस समय की जब सबसे सोफिस्टिकेटेड आर्किटेक्चर में से एक है। फिर अगला मुद्दा आता है कि उस समय यदि बौद्ध धर्म के अवशेष मिले तो वो कौन से संप्रदाय के थे, हीनयान के थे या महायान के। तो दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। हीनयान धर्म वो हैं जो मौलिक रूप से बौद्ध धर्म की मौलिक विशेषताओं में विश्वास रखता है। मौलिक विशेषता से संबंधित वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करेगा, वो किसी ऐसा टेक्स्ट जो भगवान द्वारा लिखा गया ऐसी चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा। फंडामेंटल बौद्ध धर्म की है कि यदि आपको दुखों से मुक्ति पानी है तो तृष्णा छोड़नी पड़ेगी, आपको लोभ लालच छोड़ना पड़ेगा, इस तरह की जो मूल बातें हैं। महायान बौद्ध धर्म अशोक के बाद आया और ये इसमें भक्ति का प्रभाव और हिंदू धर्म का प्रभाव हीनयान को प्रभावित करके अलग से विभाजित हो गया। इसमें फिर वापस बौद्ध मूर्ति पूजा जब इस पर इम्पेक्ट किया बौद्ध धर्म को, बुद्ध की मूर्तियाँ बनने लगी, फिर बौद्ध के मंदिर बनने लगे। इस तरह से हिंदू धर्म का प्रभाव से प्रभावित इन्होंने एक अलग धारा निकल गया बौद्ध धर्म से, जिसको बोलते हैं महायान। तो महायान ऐसा धर्म है जिसमें हिंदू इम्पैक्ट है और हिंदू से संबंधित बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अडॉप्ट कर ली, और हीनयान है वो मौलिक था। तो इन्होंने कहा कि यदि 1st सेंचुरी BCE का यदि उत्खनन आप कह रहे तो उस समय चूँकि महायान था ही नहीं, तो इसकी वजह से ये हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। हीनयान संप्रदाय 500 BCE से जब बुद्ध का जन्म हुआ या उसे ज्ञान प्राप्ति हुआ तब से लेकर पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक प्रोमिनेंट था। उसके बाद बौद्ध धर्म धीरे धीरे पतन की ओर जाने की कगार पर था, तो उन्होंने अन्य धर्म से बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट कर ली, अपनी मौलिकता खोता गया। अब यदि ये जानकारी है तो अब इस हिसाब से यदि ये 2 सवाल किए जाए तो देखते हैं कि जानकारी कैसी लगती है। 300 ईसा पूर्व, यानी कि आप तारीख को समझिए कि कल्चरल इवोल्यूशन किस प्रकार से होता है। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक महाजनपद काल, यानी कि ये कह रहा कि 185 में BCE में मौर्य काल आया था, यानी कि मौर्य काल से जस्ट थोड़ा पहले मौर्य काल, और 300 ईस्वी तक कुषाण काल और प्रारंभिक गुप्त काल तक ये बोल रहा है। यानी कि महाजनपद काल का चरम युग, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और प्रारंभिक गुप्त, इतने कालों की ये कह रहा है। राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ पाए गए। विकल्प देखिए, क्या नगरी में ऐसा पाए गए, बेराट में पाया गया, कोलवी में पाया गया,
लाल शॉर्ट में पाएगा। अब कुछ सवालों को विकल्प से करना ठीक ही नहीं रहता, क्योंकि जब सीधा सीधा फोटो सहित दिया हुआ है तो वो उसके आधार पर सवाल बनाता है, फिर अन्य विकल्प इमटेरियल हो जाते हैं। तो सीधा सीधा बैराट में फोटो से ही दिखा जा सकता है कि गोल मंदिर वहाँ, गोल चैत्य वहाँ। अगला सवाल है कि बीजक की पहाड़ी पर मौर्यकालीन स्तूप चैत्य एक खंडहर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों, मैंने कहा काष्ठ कला, ईंट से प्रमाण है मौर्यकालीन, चूना के प्लास्टर से पैनल से हुआ है। ये पैनल वो कहाँ अवस्थित है? बैराट। अब चूंकि मौर्यकालीन लिखा है इसने, तो तिलवाड़ा तो मीजोलिथिक है, तो हो ही नहीं सकता। सोती संस्कृति हड़प्पा कालीन है, तो हड़प्पा कालीन भी हो नहीं सकता। ओजियाना चालकोलिथिक साइट है, तो चालकोलिथिक भी हो नहीं सकता। एक ही बैराट है जिसमें मौर्य का अवशेष मिला है। अब अन्य बौद्ध अवशेष जो क्या क्या मिले हैं उस आधार पर कंपैरिजन देखते हैं। अब ये डिबेट ये चल रही है कि बौद्ध से संबंधित जो भी डिबेट इंडिया में चल रही है उसमें एक होता है साहित्यिक दावा, और उसको पुष्ट करने के लिए अब साहित्यिक दावा मतलब लिखने में कोई कुछ भी लिखा गया है, लेकिन वो हिस्टोरिकल रियलिटी नहीं है। हिस्टोरिकल रियलिटी बनने के लिए आपको उसको फैक्चुअल बेकिंग करनी पड़ती है, आपको तथ्य लाके प्रस्तुत करने पड़ते हैं। और उसकी पुष्टि चूँकि उस समय कोई बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होने या साहित्य प्राप्त नहीं होने की वजह से पुरातात्विक स्रोत करते हैं। तो अब ये डिबेट चलेगी कि जो बौद्ध दावा किया गया है वो, और क्या उसमें पुरातात्विक साहित्य प्रमाणित करेंगे। अब इस बीजक पहाड़ी पे जो बौद्ध अवशेष थे, ये जो बौद्ध अवशेष गोल मंदिर मिला है या मंजूसा में बौद्ध की प्रतिमा मिली है, उसकी उत्खनन उन्होंने साहित्य के आधार पर किया था। मैंने पहले आपको बताया कि ये कनिंगम था, उसने पहले देखा कि ह्वेनसांग और फाहियान ने बौद्ध स्थलों के बारे में बहुत सारी साहित्यिक जानकारी थी, तो उसको इस चीज़ का आइडिया थी कि यदि इन्होंने साहित्य के अंदर इसका उल्लेख किया, इसका मतलब ये फिजिकल रूप से कहीं एग्जिस्ट रहे होंगे। उस एग्जिस्टेंस को पुष्ट करने के लिए उसने वहाँ वहाँ खुदाई करवाई है, वहाँ वहाँ भ्रमण किया जहाँ जिन जिन स्थानों का ह्वेनसांग और फाहियान ने अपने साहित्य में उल्लेख किया था। तो ह्वेनसांग ने जिस स्थल की अपन ने चर्चा की थी कि जिन स्थलों के उत्खनन से गोल मंदिर मिला, उसका वो पहले ही उल्लेख कर चुका था। एक दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि यदि ह्वेनसांग की ये बात सही है तो उसके द्वारा उल्लेख किए गए अन्य साक्ष्य भी सही होंगे, इसलिए उसने कहा कि साहित्य में बेल और भेड़ प्रसिद्ध होने के लिए उसने कहा। अब ये दोनों बातें याद करना क्यों जरूरी है? अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा कि बाबर के अनुसार भारत में गैंडे कहाँ कहाँ पाए जाते थे। यदि इस तरीके के इतने माइन्यूट सवाल आ रहे हैं तो इस तरीके की जानकारी याद करना ज़रूरी है। बेल और भेड़ याद करना क्यों ज़रूरी है या फिर कैसे याद रखा जाएगा? पहली चीज़ ये है कि मौर्य काल है वो डेवलपमेंट फेज था महाजनपद काल का। महाजनपद काल और मौर्य काल वो दो महत्वपूर्ण काल है जब अपने चरम पर था बौद्ध धर्म। और लगभग बौद्ध धर्म के पतन के बाद ह्वेनसांग और फाहियान ने अपनी यात्रा की थी। फाहियान लगभग 7th सेंचुरी के आसपास, और उससे पहले ह्वेनसांग लगभग 4th-5th सेंचुरी के आसपास। तो मौर्य काल में जब इकोनॉमिक नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था, नगरीय सभ्यता का विकास हुआ कृषि अवशेष से और कृषि अधिशेष से। और कृषि अधिशेष तभी होगा जब व्यापक मात्रा में खेती की गई होगी। तो व्यापक मात्रा में खेती करने के लिए खेत को जोतना पड़ेगा, उसके लिए बैल चाहिए क्योंकि उस समय मशीन नहीं थी।
तो बेल का कॉन्सेप्ट महाजनपद काल से ही कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ नहीं था, इसलिए महाजनपद काल बहुत बड़े हिस्से में मौर्य काल तक ही कंटिन्यू करता रहा। ऐसे में यदि मौर्य काल की इकोनॉमी के लिए बेल रियलिटी है, महाजनपद काल के लिए बेल रियलिटी है, तो मौर्य काल के लिए भी बेल रियलिटी है। ऐसे में लोगों की जाने वाले आर्थिक प्रतिक्रिया या क्रिया में बेल एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो यदि किसी सोसाइटी में, यदि आज की दृष्टि में देखा जाए, तो यदि कहा जाए कि आज की जनरेशन में सबसे एक ऐसी कौन सी उभयनिष्ठ चीज़ है जो लगभग हर सोसाइटी में हर व्यक्ति के पास उपलब्ध रही होगी या हर परिवार के पास उपलब्ध रहेगी, तो आप कहेंगे स्मार्टफोन। स्मार्टफोन आज की जनरेशन की रियलिटी है। उसी प्रकार इकोनॉमिक रूप से आज की जनरेशन में देखा जाए तो ट्रैक्टर हर घर में तो नहीं, लेकिन हर गांव डाणी में 4-5 मिल जाते हैं। क्योंकि वो ज़रूरत है खेती के लिए। महाजनपद काल की ज़रूरत के लिए खेती की ज़रूरत थी बेल, मौर्य काल के लिए भी बेल। तो ऐसे में बेल का चित्रण करना आसान है। इसीलिए उस काल की उपलब्धता के आधार पर वेन्सांग ने कहा था कि बेल बहुतायत में पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने उल्लेख करी है भेड़। चूँकि जो ट्रांजिशन होता है इकोनॉमी का वो इस प्रकार होता है, सबसे पहले पशुपालन आता है, फिर चरम पशुपालन के साथ कृषि आती है, फिर दोनों एक साथ चलते हैं। आज भी राजस्थान या कहीं भी क्षेत्र में आप जाओ तो पशुपालन और कृषि एक साथ की जाती है, जिसे मिश्रित खेती कहते हैं। तो ये दोनों साथ साथ की जा रही थी। पशुपालन के लिए सबसे ज़रूरी उद्योगों में से एक थी भेड़ उद्योग। तो उस समय यदि एग्रीकल्चर इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा, जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा यदि पशुपालन में जुड़ा रहेगा तो भेड़ रियलिटी है। तो ये चीज़ दोनों याद करने की ज़रूरत नहीं। यदि आप वहाँ उस समय की सोसाइटी को, इकोनॉमी को यदि आपने समझ लिया तो ये दोनों ही समझ सकते हैं कि किस किस चीज़ का उल्लेख किया होगा। अब एक डिबेट और है। ये जो भी बातें लिखी गई हैं ये यहाँ इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये उस समय की हिस्टोरिकल डिबेट को फैक्चुअली बेकिंग करने के लिए जो जानकारी मिली है उसके इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। हिस्ट्री में एग्जामिनर सवाल उसी फैक्ट को सबसे ज़्यादा महत्व देता है जो हिस्ट्री के कोर्स ऑफ डायरेक्शन को बदल देता है। जैसे यदि हिस्ट्री में यह डिबेट है कि क्या अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था या वह सभी धर्मों के साथ सहिष्णु रूप से बरतता था, तो फैक्चुअली रूप से भावरू महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये वो अभिलेख है जो ये पुष्ट करने में एविडेंस के रूप में दिया गया था कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था या नहीं। इसी प्रकार से एक डिबेट यह चलती है कि उस समय बौद्ध धर्म दार्शनिक रूप से इतना गहरा था कि उसने उस समय की महान ज्ञान की धारा यूनानियों, जो तर्कशास्त्र और रीजनिंग में उस समय के विश्व की सबसे विकसित धारा थी, उसको ही पछाड़ दिया। आज यदि हम ओलंपिक में एक ब्रॉन्ज मेडल जीत जाते हैं तो पूरे देश में उसकी वाहवाही होती है। क्यों? क्योंकि देश का नाम रोशन किया। आप समझिए कि यह उस समय की कितनी मोटी उपलब्धि है। यूनान, जो आज भी यूनान की दार्शनिक धारा की बहुत बड़ा हिस्सा आज के अपने प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेबस में है, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात। यदि उस समय किसी इंडिया के एक ऐसे दर्शन ने जो बिल्कुल नया है और एक नई आइडिया को लेकर आया है, वो एक ऐसी सोसाइटी को हरा देता है जो उस समय की, उस विश्व की सबसे चरम पर थी। ये डिबेट है
और यदि ये डिबेट है तो हिस्टोरिकली इसे प्रूव करने के लिए कोई ना कोई एविडेंस चाहिए, और उस एविडेंस की कतार में बेराट यदि बैठता है तो वो हिस्टोरिकली उसका स्थान बहुत ऊंचा हो जाता है। तो डिबेट यही है कि क्या जिस व्यक्ति को बौद्ध धर्म ने हराया था, क्या वो व्यक्ति हार कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, क्या उसको हराया था, उसको किसने हराया था, ये सब साहित्य में उल्लेख है। तो कहानी ये होती है कि मलिंद नाम का, या मिलिंद मलिंद कुछ, कई कई मिलिंद लिखा है, कई मलिंद लिखा है। मलिंद नाम का यूनानी राजा था। लगभग बात है ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की, यानी कि मौर्यों से थोड़ा पहले। उस समय मिलिंद नाम का एक यूनानी राजा था। शक्तिशाली तो था ही, लेकिन दर्शन और ज्ञान को भी बहुत महत्व देता था। स्कॉलर था, विद्वान था, जिसकी फिलोसफी और तर्कशास्त्र में गहरी रुचि थी। उसने आसपास के सभी विद्वानों से तर्कशास्त्र में विचार विमर्श किया, डिबेट किया और सबको हरा दिया। उसके बाद वो सबको आसपास को हरा के बोर हो गया था, अभी किसको हराएं। उसके बाद उसका मिलन होता है बौद्ध भिक्षु नागसेन से, जो कि उस समय उपलब्ध बौद्ध दार्शनिकों में सबसे प्रोलिफेंट और सबसे ब्रिलियंट व्यक्ति था। उससे डिबेट करने के बाद लगभग एक बहुत बड़ी डिबेट चलती है। इन दोनों के बीच में जो संवाद चला, जो डिबेट चली वो मिलिंद पन्नों में संग्रहित है एकदम। किसने क्या सवाल पूछा, क्या जवाब दिया, मिलिंद पलो क्या तर्क देता है, नागसेन क्या तर्क देता है। तो इन दोनों का संवाद इस पुस्तक में संग्रहित है। यह पुस्तक बहुत सारे प्रतिस्पर्धी परीक्षा में पूछी जाती है। उसका कारण ये है कि ये उस समय के इंडिया की बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि उस समय का भारत साइंटिफिक रूप से दर्शन को कितना महत्व देता था, और इंडिया उस समय कितना प्रगतिशील था कि उस समय की उपलब्ध वैश्विक धारा की सबसे बड़ी दार्शनिक सभ्यता को हरा देता है। इसी इम्पोर्टेंस को दर्शाने के लिए मिलिंद पन्नो आता है। तो नागसेन उस समय मिलिंद पन्नो को हरा देता है, और मिलिंद पन्नो इस हार से प्रभावित होकर कहता है कि यदि बौद्ध धर्म में इतनी ज्ञानवान बातें हैं कि वो पूरी यूनानी सभ्यता के ज्ञान को हरा सकता है, तो मैं भी बौद्ध बनूंगा। तो उसका जो बौद्ध स्वीकार करने का डिबेट है, वो विद्वान कहते हैं कि उन्होंने ये बेराट में आकर ही, क्योंकि यह समय उस समय बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था, तो यहाँ आकर उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। फिर आगे के काल में इस चीज़ की एक्सप्लेन भी किया जाता है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और ये पुष्टि बेराट से होती है। अब ये जो जानकारी या डिबेट की रही है उसके हिसाब से अपन देखते हैं कि सवाल कर सकते हैं या नहीं। कॉलेज लेक्चर 2016 सेकंड ग्रेड 2023 में सवाल आता है कि किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं। सम्राट अशोक के 2 शिलालेख कहाँ मिले हैं? पहली चीज़ ये है कि क्या गणेश्वर में मिले हैं, कालीबंगा में मिले हैं, बेराट में मिले हैं, या बनास में मिले हैं। अब यदि यदि किसी ने बहुत बार रिवाइज किया है तो ये बहुत आसान है कि बेराट में 2 मिले हैं। पहला 1837 में बर्टन को मिला था, 1837 में बाबरू का। उसके बाद 72 के आसपास कार्लाइल को मिला था, कनिंघम ने पुष्टि की। ये हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है। लेकिन क्या अन्य 3 ही नहीं है? कालीबंगा इसलिए नहीं है क्योंकि वो हड़प्पा स्थल था। हड़प्पा 2600 BC के आसपास का ईयर है, और ये जो अशोक कह रहा है वो लगभग 100 BCE की बात कर रहा है। ये 100 BCE से 100 AD के बीच की बात कर रहा है। तो कालखंड में बहुत बड़ा अंतर है, कालीबंगा हो नहीं सकता। गणेश्वर चालकोलिथिक साइट है, उसके बाद बहुत आगे नहीं बढ़ा। बनास संस्कृति भी मेनली चालकोलिथिक तक ही प्रोलिफाइड हुई। तो यदि इस तरह की समझ है तो भी बेराट की जा सकती है। अगला सवाल है कि 1837 में बीजक की पहाड़ी में अशोक के शिलालेख किसने खोजे थे?
1837 प्रारंभिक पार्ट है, मैंने आपको बताया था कि कैप्टन बर्ट ने ही कॉटेज खोजे थे। कर्नल जेम्स टोड उस समय इंडिया में तो था, लेकिन वो उस समय मेवाड़ में था, तो उत्तर गया ही नहीं। कैप्टन हॉकिंस तो मुगल काल के था, तो ये तो हो ही नहीं सकता। आर.सी. अग्रवाल साहब तो आज़ादी के बाद आए थे, इन्होंने पहले ही खोज दिया था। तो ये इस तरह से उत्तर आप निकाल सकते हैं आसानी से। अब बौद्ध और मौर्य धर्म के इम्पैक्ट होने के बाद ये आते हैं कि मौर्योत्तर काल में भी ये सभ्यता कंटिन्यू रूप से व्यापक रही। जैसे अब यदि आपको इतिहास के प्रोग्रेस की जानकारी है, तो मैं आपको इतिहास के प्रोग्रेस की जानकारी देता हूँ। एक दौर में यूनान दार्शनिक रूप से बहुत आगे था। उसके बाद कुस्तुनतुनिया का पतन होता है और उसका स्थान अरब ले लेते हैं। कई दौर में चीन भी बहुत आगे था, फिर उसके बाद इंडिया का नंबर आया, फिर टेक्नोलॉजी बढ़ी, इंडिया पीछे चला गया। यूरोपियन देशों का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में इन विशेष रूप से ब्रिटेन का काल आया। ब्रिटेन राज करता था, फिर ब्रिटेन को पछाड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए ने, फिर यूएस को चैलेंज दिया यूएसएसआर ने। तो कुल मिला के बात यह है कि कुछ विशिष्ट एरा में कुछ विशिष्ट कल्चरल का व्यापक इम्पैक्ट होता है वर्ल्ड पर। धीरे धीरे वो सोसाइटी ये अपना इनोवेशन खोती जाती है और कोई और सोसाइटी आगे निकल जाती है। इस हिस्टोरिकल डिबेट में यही दर्शाने का प्रयास किया है कि देखो, बेराट है वो पुरापाषाण काल में भी एक महत्वपूर्ण स्थल थी, उसके बाद कंटिन्यू इसने ग्रोथ छोड़ी नहीं। वैदिक काल में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बस्ती थी। उसके बाद जब महाजनपद काल आया तो उन प्रमुख 16 जनपदों में से थी, अपना डेवलपमेंट छोड़ा नहीं। फिर जब महाभारत काल आया तो उसमें भी ये महत्वपूर्ण थी। फिर जब बौद्ध काल आया तो ये उस समय भी अपने बौद्धिक स्तर और विकास के स्तर को बनाए रखा। फिर जब मौर्य काल आया तो भी इसने अपने डेवलपमेंट, कुल मिला के कहा कि इस सोसाइटी ने अपना लंबे समय तक इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल स्टैंडर्ड बढ़ाए रखा। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए ये कल्चर दर कल्चर चले आ रहे हैं। अब पिछली बार, इससे पहले अपन ने बौद्ध और मौर्यों के बारे में इस सोसाइटी का एक्सप्लेनेशन किया था। अब ये आगे प्रूव करेंगे कि मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल में भी ये सोसाइटी इकोनॉमिकली रूप से अपने आप को ग्रोथ मॉडल पर चलाती आ रही थी। कैसे कि इस समय पर यूनानियों से इस सभ्यता के व्यापार के प्रमाण मिलते हैं जो ये दर्शाते हैं कि इस समय इनकी इकोनॉमी अच्छी खासी थी। दूसरी बात यह है कि इस समय नगरीकरण के देश के अन्य भागों से तुलनात्मक रूप से बराबरी करने के कगार पर थी। तो यदि यह दावा किया गया है कि यूनानियों से व्यापार करते थे, तो इतिहास कहानी नहीं, वहाँ फैक्चुअल बैकिंग देनी पड़ेगी। कहा कि जो पतंजलि का महाभाष्य है 150 BC का यूनानियों के टाइम का, वो यह कहते हैं कि यूनानियों के से यहाँ व्यापार था। फिर किसी ने कहा कि लिख तो कोई भी देगा, यदि पतंजलि में चीज़ें बाद में भी तो जोड़ी जा सकती हैं, फिर पतंजलि खुद की दिमागी खुरापात भी तो हो सकती है। हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने जो कहा वो सच्ची है। तो फिर इन्होंने वहाँ खुदाई चालू की और जो मिला उसके बाद उन्होंने कहा कि वहाँ पर यूनान की कुल 36 मुद्राएं मिली हैं। ये आर्कियोलॉजिस्ट टेस्ट करते हैं कि यूनान में प्रचलित मुद्रा पर कौन से प्रतीक चिन्ह हैं, इंडिया में कौन से प्रतीक चिन्ह हैं। फिर वो फाइनलाइज करते हैं कि हाँ, ये पक्का वहीं की है। 36 मुद्राओं का मिलना ये दर्शाता है कि इंडिया यूनान को एक्सपोर्ट करता था। विशेष रूप से ये 36 बेरार से मिली है। इसका मतलब उस समय के यूनान की जो उतनी बड़ी संस्कृति थी, उसकी भी आपूर्ति के लिए कई चीज़ें यहाँ बेरार से लेके जाते थे। यानी कि हम आगे थे, हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, हम सोफिस्टिकेटेड क्वालिटी चीज़ें बनाते थे।
फिर जब यहाँ इनका सेग्रीगेशन किया गया कि जो जो 36 थी उनमें से 8 ऐसी पंचमार्क मुद्राएं थी। पंचमार्क उस समय चांदी की ही मुद्राएं बनी जाती थी, ऐसे गोल गोल होती थी। पंचमार्क मतलब ठप्पा लगाना, इस पर ठप्पा लगा दिया जाता था, क्योंकि उस समय टेक की अपनी लिमिट थी, तो ऊपर से उकेरी नहीं जा सकती थी। उसको गर्म किया, ऊपर से ठप्पा गर्म किया, उस पर चेप दिया, उसको बोलते थे पंचमार्क। अवेलेबल चांदी थी तो इसलिए चांदी का यूज़ करते थे। पंचमार्क मुद्राएं यूज़ की जाती थी। और 8 ऐसी थी जो एक मर्द बांड था उसमें सूती कपड़े में बंधी थी, जिससे 2 चीज़ें मिल गई। इस जानकारी से कितनी चीज़ें मिल गई? एक ये है कि पंचमार्क सिक्के, यानी कि सिक्के के जो प्रकार है वो पंचमार्क टाइप की थी, ठप्पा टाइप की। सिक्का अपने आप में दिखना आता है कि इकोनॉमी अच्छी खासी थी। फिर ये किस में बनते थे? सूती कपड़े में। इसका मतलब हो सकता है कि इन्होंने वस्त्र का ही निर्यात किया हो, क्योंकि आगे चलकर इंडिया अंग्रेजों के काल तक सूती वस्त्र के निर्यात में विश्व में अग्रणी रहा था। इंडिया जैसा वस्त्र का क्वालिटी और वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता था। तो वस्त्र का प्रमाण मिल गया, पंचमार्क सिक्कों का प्रमाण मिल गया, और यूनानी व्यापार का तो प्रमाण था ही। फिर 8 मुद्राएं तो ये मिल गई, और उसमें से 28 मुद्राएं ऐसी थी जिनमें भारतीय यूनानी राज्यों के राजाओं के चित्र थे, और ज़्यादा हो गए। फिर उन्होंने कहा 28 में से 14 अकेली तो मिनांडर की थी। राजा है वह है मिनांडर, भारतीय यूनानी में से सबसे प्रसिद्ध, जिनका एरिया काफ़ी व्यापक था। भारत यूनान प्रसार में सबसे प्रमुख भूमिका निभाने वाले वह राजाओं में से थे। अब ये जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से देखो कितना सवाल है, चार सवाल आए हैं केवल इसी जानकारी से। कि किस स्थल से वस्त्र बुनाई गई? यदि वस्त्र मिला तो बुनाई तकनीक से भी परिचित होंगे, कौन सा है? अब ये तो यहाँ पढ़ा है इसलिए बैराट आपको लग रहा होगा, लेकिन अन्य स्थल देखते हैं। पहला इधर से लिखा है कालीबंगा। अब हड़प्पा के लोग वस्त्र बुनाई से तो परिचित थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो पे एक पुरोहित की मूर्ति मिली है जिसपे जो वो शॉल ओढ़े हैं। तो शॉल ओढ़ने का मतलब है कि वस्त्र बुनाई से परिचित थे। लेकिन कोई भी कपड़ा कालीबंगा से नहीं मिला है। अब ये इतनी, यदि आप उल्टी टेक्निक से ऑप्शन काट के जाना चाह रहे हो तो थोड़ा आपको बहुत डिटेल में जानकारी होनी चाहिए कि हड़प्पा काल में लोग वस्त्र बुनने की जानकारी से परिचित थे, यस, लेकिन कालीबंगा से कोई कपड़ा नहीं मिला है। एक दूसरा, गणेश्वर उतनी सोफिस्टिकेटेड थी ही नहीं, वो चालकोलिथिक थी। चालकोलिथिक से बहुत आगे बढ़ने की उपकरण वहाँ नहीं मिले। हो सकता है लोग माइग्रेट कर गए हो, एकदम से फ्लड वगैरह आया हो और वहाँ सब कुछ विनाश हो गया हो, तो ये विकसित चरण का नहीं है। आपको वस्त्र बुनाई के लिए या तो हड़प्पा काल का नगर टाइप का होना चाहिए, या फिर महाजनपद काल तक कम से कम आना पड़ेगा। दूसरा नगर, या तो फर्स्ट नगरीय काल या सेकंड नगरीय काल। तो बालातल और गणेश्वर दोनों ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों चालकोलिथिक साइट है। दोनों को काटने के बाद 2 बचता है। यदि आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा तो बैराट आसानी से हो सकता है। यदि आपने बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप कालीबंगा भी कर सकते हैं, लेकिन सही उत्तर है बैराट। फिर इसी सवाल का आगे लिखा है वस्त्र में 8 पंचमुद्राएं। बस इसी को ध्यान में रखते हैं, चांदी की पंचमुद्राएं कहाँ मिली हैं। अब यदि आपको इन सब की अंडरस्टैंडिंग है तो आसानी से किया जा सकता है। देखो, हड़प्पा कालीबंगा हड़प्पा कालीन स्थल है, और हड़प्पा कालीन मौद्रिक स्थिति की अपन को जानकारी है ही नहीं। पंचमार्क सिक्के आए ही महाजनपद काल में हैं, और महाजनपद काल का अपना चरम काल है 6th BC टू 3rd BCE। तो कालीबंगा में मौद्रिक व्यवस्था, मॉनेटरी सिस्टम का आइडिया ही नहीं था। आहड़ और गणेश्वर दोनों ही चालकोलिथिक साइट है, यानी कि लगभग 2800 BC से आगे से महाजनपद काल में आई ही नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता, इसलिए बैराट है।
किस स्थल पर इंडो ग्रीक, फिर उसी का आगे एक्सप्लेन, 28 सिक्के कहाँ मिले हैं। ये इन्होंने वहाँ ऑप्शन एग्जैक्ट बनाए, इसमें आपको रटा हो तो ही आ सकता है कि रेंड से कहाँ मिली थी। ये रेंड से लगभग 3075 सिक्के, यदि आपको पता है कि वहाँ सिक्के मिले थे, आइडिया नहीं एग्जैक्ट 28 कहाँ से मिले, यह आपको रटा हो तो ही आ सकता है। इसमें लॉजिक काम नहीं करेगा, क्योंकि चारों ही स्थल ऐसे हैं जहाँ पर सिक्के मिले हैं पंचमार्क, चारों ही इंडो ग्रीक से कनेक्टेड थे। तो आपको ये एग्जैक्ट बिल्कुल मेमोराइज वाला सवाल आपको मेमोरी ही करनी पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है इस सवाल का। ये भी बिल्कुल मेमोरी का है। मिनांडर के 16 सिक्के कहाँ मिले, चारों ही साइट ऐसी हैं जहाँ पर भारतीय यूनानी के सिक्के मिले हैं। चारों ही सिक्कों के रूप में, पंचमार्क सिक्कों के रूप में महत्वपूर्ण साइट्स रही है। ऐसे में आपको ये रटना ही पड़ेगा। इनको यदि रटने वाले सवाल ही पूछने हैं तो फिर ये इसी प्रकार के पूछेंगे। अब मैं आपको बता रहा था कि क्यों ज़रूरी है शर्मा एंड पावा पढ़ना। अब ये देखो, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है शर्मा एंड पावा किताब से। इसमें लिखा है कि बेराट का तत्कालीन धर्म। बेराट में बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ इस तथ्य के प्रमाण है कि राजस्थान में कई भागों में बौद्ध धर्म फलीभूत हो रहा था। अब उन स्थानों का नाम इन्होंने दिया है बेराट, लालसोट, शेरगढ़ और नगरी। ये 4 नाम उन्होंने दिया है। अब ये जो एग्जामिनर था, इन्होंने वहाँ से कोई भी शब्द ही चेंज नहीं किया, क्रम ही चेंज नहीं किया। देखो सवाल बनाया कि बेराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान में बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान कौन कौन से थे। अब इन्होंने पहले यदि बेराट लिखा है तो बेराट लिखा है, लालसोट लिखा है तो लालसोट लिखा है, शेरगढ़ लिखा है तो शेरगढ़ लिखा है, नगरी लिखा है तो नगरी लिखा है। उसके बाद इन्होंने अन्य स्थान चेंज कर दिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ शर्मा एंड पावा में से वर्ड टू वर्ड एग्जामिनर सवाल उठाता है। अब यदि आपको ये जानकारी थी तो ये इस प्रकार से कर सकते हैं, नहीं तो आप देखेंगे कि बेराट, जोधपुरा, गणेश्वर, बालाथल चालकोलिथिक साइट है बेराट को छोड़कर। तो ये बौद्ध स्थल आया है 6th सेंचुरी BC में, हो नहीं सकता। फिर उन्होंने ये जो जयपुर के अन्य स्थल है, इस हिसाब से कन्फ्यूज़न करने के लिए भेसलाना जोड़ दिया, आसपुरा जोड़ दिया। नागौर के डीडवाना में मिजोलिथिक साइट थी, तो मिजोलिथिक साइट से और बौद्ध धर्म से लगभग 2000 से 4000 सालों का फ़र्क है। तो ये सवाल इन्होंने वर्ड टू वर्ड यहाँ से बनाया है। फिर आगे अपन देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पर भवन निर्माण के लिए क्या कहते हैं, ईंटों तो पहले ही मैं दिखा चुका हूँ। फिर इन्होंने एक तथ्य जोड़ा कि भाई मोहनजोदड़ो का आमाप के बिल्कुल समान की ईंटों इन्होंने यूज़ की, जिससे हिस्टोरियन ने अंदाज़ लगाते हैं कि भाई हो सकता है कि ईंटें या तो हड़प्पा काल से इंपोर्ट की गई हो या हड़प्पा को एक्सपोर्ट करते हो। फिर सिविल इंजीनियरिंग में एक्सपर्टी दिखाने के लिए इसी किताब में ये बात लिखी है कि वहाँ पर पत्थर की कोई कमी नहीं थी। बेसलाना में पता है काला संगमरमर मिलता है, लेकिन उसके बावजूद ईंट का प्रयोग किया। इसका मतलब ये लोग सिविल इंजीनियरिंग में एडवांस थे। फिर ये हो चुका है। पर जब इन्होंने ये डिबेट कहा कि भाई जब राजस्थान के बौद्ध के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में बेराट इतना विकसित था तो फिर पतन कैसे हो गया। फिर अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग मत देते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ कंक्लूड नहीं होती, फैक्चुअली हिस्टोरिकली एविडेंस नहीं मिलता, तो फिर अलग अलग लोग अलग अलग मत देते हैं। हरिसेन जो 10वीं शताब्दी वाला लेखक था, उन्होंने वृहत कथा कोश लिखी। उसमें कहा कि ब्राह्मण लोगों ने इस धर्म की निंदा की इसलिए पतन हो गया। फिर उन्होंने अन्य हिस्टोरियन ने कहा कि कोई आदमी यदि एक समुदाय यदि बौद्ध धर्म की पतन निंदा कर रहा था, इसका मतलब ऐसा थोड़ी वो पतन हो जाएगा। फिर जैन लोग आलोचना करते हैं, मुख्य रूप से ये जैन विद्वान था हरिभद्र जैन मुनि। तो फिर भी हिस्टोरियन ये कहते हैं कि ये बौद्ध तो वैसे ही उनको एक धर्म तो दूसरे धर्म की काट करेगा ही, तो उससे कोई पतन थोड़ी हो जाएगा। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि ये जो मिहिर कुल का होना आक्रमण हुआ था, उसकी वजह से बौद्ध मठ चले गए। उसके बाद जो शासक बौद्ध धर्म को संरक्षण दे रहे थे उनका आधार खिसक गया। जिस प्रकार से राजपूतों पर अटैक करने के बाद यहाँ पर भी जो भक्ति आंदोलन का उसी प्रकार से यहाँ पर भी बौद्ध धर्म खिसक गया।
दरअसल शर्मा भी इसी चीज़ को पोस्ट करते हैं कि हूण के आक्रमण की वजह से बौद्ध धर्म का जो शासकीय संरक्षण था वो चला गया और सोसाइटी अलग आ गई, क्योंकि हूण लोग बाहर से आए हुए थे तो उनका अपना बिलीफ सिस्टम था, तो बहुत धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। एक चीज़ मर्दभांड के बारे में विशिष्ट है। एक बार आरएस में सवाल आया था कि आप ये बताइए कि वैदिक काल और वर्तमान काल की परंपराएं हैं वो कनेक्टेड है। तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए है कि ये जो स्वास्तिक आज हम यूज़ करते हैं और ये त्रिरत्न टाइप की चीज़, ये त्रिरत्न का चक्र है वो मर्दभांड पर बना हुआ है। और जो कालीबंगा और आहड़ में जो मिले हैं मर्दभांड, उसमें ये दोनों चिन्ह नहीं है। ये दर्शाने के लिए कि आज भी हम लोग स्वास्तिक और त्रिरत्न के चक्र का यूज़ करते हैं।